हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने याद होगा यूनिट्स कैलकुलेट करना सीखा था। यूनिट एंड डायमेंशन जो मेन टॉपिक है चैप्टर 2 का, वही हम लोग देख रहे हैं। तो लास्ट क्लास में याद होगा यूनिट्स कुछ हम लोगों ने कैलकुलेट भी किए थे। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते थे, याद होगा। टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सम आर फंडामेंटल एंड बाकी जो है वो डेराइव्ड क्वांटिटी है। याद होगा फंडामेंटल कितने होते थे भाई? तो फंडामेंटल थे 7, लेंथ का मीटर ऐसा यूनिट, टाइम का सेकेंड याद होगा, मास का केजी, वैसे ही करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और टेम्परेचर केल्विन, याद होगा। ये सब तो थे भाई फंडामेंटल। लेकिन डेराइव्ड क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटीज के कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू भी किया था और मैंने स्टेप्स लिखवाए थे। 3 स्टेप्स का काम है भाई। सबसे पहले क्या करना चाहिए स्टेप 1 में भाई? तो भाई जिस क्वांटिटी का निकालना है, फॉर एग्जांपल प्रेशर को निकालना है, तो प्रेशर को हम लोग सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर टर्म में कन्वर्ट कर दें या फाइनली इनटू हम लोग फंडामेंटल कन्वर्ट कर लें। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स अपॉन एरिया है तो फोर्स अगर तुम्हें याद है तो यहाँ डायरेक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग भाई, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया डायरेक्टली लिख सकते हैं। या तो फिर आप प्रेशर को क्या करो, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और डिवाइडेड बाय एरिया तो है ही भाई। अब यूनिट निकालना है तुम्हें, ऐसा यूनिट निकालना हो, सीजीएस यूनिट निकालना हो, तो और फंडामेंटल में कन्वर्ट करिए तो सिंपलर फॉर्म हो गया। और फंडामेंटल में कन्वर्ट करें तो मास हो गया और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट यूनिट वाइज तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट वही होता है जो यूनिट का बताया था लास्ट क्लास में। और डिवाइडेड बाय ये एरिया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हो गया एक्सेलरेशन और डिवाइडेड बाय एरिया। ये तो हो गया भाई मास, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम और ये एरिया एज इट इज। अब ये हो गया। इसको और फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे, मास तो खुद फंडामेंटल है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई? तो लेंथ अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से है तो टाइम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया क्या है भाई? तो एरिया है लेंथ का स्क्वायर। एरिया क्या होता है, उसमें 2 लेंथ मल्टीप्लाई होते हैं। इसलिए प्रेशर का यूनिट अगर निकालना हो हमें तो ये हो गया मोस्ट फंडामेंटल तक। अब जब बिल्कुल फंडामेंटल पे आ गए तो अब तुम जैसा चाहते हो ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही के अकॉर्डिंगली रखो, सीजीएस चाहते हो सीजीएस के अकॉर्डिंग, तो हम लोग ऐसा ही चाहते हैं, मान लो ऐसा ही चाहते हैं तो मास का केजी रख दिया। मास का क्या रखेंगे, केजी। लेंथ का क्या रखोगे भाई? लेंथ का रखोगे मीटर, और ये हो गया पर सेकंड स्क्वायर, और एक है लेंथ स्क्वायर, तो लेंथ का क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो मीटर का पावर -1 हो गया। ऐसे समझ सकते हैं, ये मिल गया हमें। या तो फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। इस तीनों को मिला करके ही तो हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूटन। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो हो जाएगा ये ऐसा यूनिट में हो गया हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल के टर्म में लिखें तो ऐसे, सीजीएस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? सीजीएस में सिमिलरली सीजीएस में लिखना चाहेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ग्राम, लेंथ है सेंटीमीटर, और ये पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ है स्क्वायर तो यहाँ सेंटीमीटर -1 हो जाएगा, और ये पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये मिल जाएगा प्रेशर का। ये हो गया प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक निक नेम भी है इसका, पास्कल। निक नेम क्या है, पास्कल। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज नथिंग बट पास्कल। पास्कल साहब के रिस्पेक्ट में ये रखा गया। तो इस तरह से हम लोगों ने डेराइव्ड क्वांटिटी के जो स्टेप्स थे, याद होगा स्टेप्स क्या होते थे भाई, कैसे हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकालते हैं? तो फर्स्ट रिप्रेजेंट द डेराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सिंपलर डेराइव्ड क्वांटिटी और डायरेक्टली इनटू फंडामेंटल। चाहे सिंपलर में लिख लिया और तुम्हें याद है एसआई में न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहीं से हो जाएगा। और अगर यहाँ से नहीं याद है तुम्हें, इस सिंपलर का नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, फंडामेंटल में चले आओ, लास्ट में तो फंडामेंटल मिल जाएगा। जब फंडामेंटल मिल जाएगा तो रख लेना भाई, क्योंकि ये डेराइव्ड क्वांटिटी डिपेंडेंट है। हम लोग मास का क्या ले रहे हैं, केजी ले रहे हैं कि ग्राम ले रहे हैं, उस हिसाब से इसका यूनिट सेलेक्ट होगा। ये मीटर है कि सेंटीमीटर है, ऐसे में लेना है तो मीटर लेंगे, सीजीएस में लेंगे तो सेंटीमीटर लेंगे, उसी तरह से टाइम का। सो
what unit we select for fundamental, that will decide the unit for the derived quantity. यही तो था, 3 steps जो बनते थे. First represent the physical quantity, derived quantity into fundamental or simpler derived quantity. Then put the proper unit for the fundamental or the simpler derived. And then calculate, third step में है calculate the unit, SI unit और CGS unit, जैसा तुम्हें unit चाहिए वो calculate करो. तो निकाल लेते हैं भाई. याद होगा ये 7 फंडामेंटल हैं और 2 सप्लीमेंट्री हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन. याद होगा रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, स्टेरेडियन ये है. रेडियन किसका है भाई? तो प्लेन एंगल का है. स्टेरेडियन किसका है? सॉलिड एंगल का, बताया था. और ये 7 फंडामेंटल हैं एज पर SI. एंड अपार्ट फ्रॉम 7 + 2 ऑल अदर क्वांटिटीज आर डायरेक्ट. इसके अलावा जितने भी हैं, मतलब 7 + 2 छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे डिराइव्ड हैं. तो इसमें कुछ और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं भी, और फिर मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा आपको, वो आपको करने पड़ेंगे. तो कुछ और प्रैक्टिस करने के नाम पे पहले ये तो आप लिख लो. प्रेशर का तो कम से कम हम लोग निकाल ही लिए, तो पॉज लगा के चाहो तो लिख लो इसको जल्दी से. चलो अब एक और क्वेश्चन कर लो जल्दी से. हमें निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का. G का SI यूनिट चाहिए, SI एंड CGS यूनिट चाहिए, 2 चाहिए. SI यूनिट एंड CGS यूनिट चाहिए, जल्दी से निकालो. चलो ये निकाल लिए, कर दूंगा. अब तो कम से कम कर दिया जाए. तो देखो भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना था, तो जिसका निकालना होता है पहले उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, लिखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जिसका निकालना है उसको एक्सप्रेस तो करो पहले सिंपलर टर्म में और फंडामेंटल में, ऐसा तो करना पड़ेगा. तो G को हम लोग करेंगे तो G = क्या हो जाएगा? तो FR² डिवाइडेड बाई M1 × M2. अब इसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं. अब डायरेक्ट यहां से भी चाहो तो तुम निकाल सकते हो. SI में क्या हो जाएगा भाई? तो न्यूटन होता है फोर्स का, और ये सेपरेशन है. सेपरेशन याद है ना, ये फॉर्मूला किस चीज का है भाई? फोर्स बिटवीन 2 मास. व्हेन M1 एंड M2 सेपरेटेड बाय R एक्सपीरियंस दिस मच फोर्स. ये फोर्स था, फोर्स का एक्सप्रेशन था. इससे हम लोगों ने G निकाला. G आया FR², R इज सेपरेशन. सो इन SI सिस्टम में क्या हो जाएगा यूनिट? न्यूटन. इसका सेपरेशन क्या है? मीटर है. तो मीटर² डिवाइडेड बाई ये kg, ये भी kg, तो क्या हो जाएगा? पर kg². तो G का SI यूनिट ये आ गया, न्यूटन मीटर² पर kg². फिर अगर इसको CGS में हम लोग चाहते हैं तो CGS में भी लिख सकते हैं. CGS में G का यूनिट क्या हो जाएगा भाई? तो CGS में G का यूनिट क्या बन जाएगा बताओ? तो इसके हिसाब से देखेंगे, न्यूटन को क्या बोलेंगे भाई? तो CGS में बोलते हैं डाइन. याद होगा, तो डाइन सेंटीमीटर² पर ग्राम², ये बन जाएगा. कैपिटल D से भी डाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. D इज डाइन, दैट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स. D जो डाइन होता है वो क्या? CGS यूनिट ऑफ फोर्स होता है. CGS यूनिट ऑफ फोर्स ये बनता है. CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन. तो इसलिए हम लोग को G का वैल्यू मिल गया. G का हमें चाहिए CGS यूनिट या SI यूनिट, निकाल सकते हैं. करना क्या होगा भाई? तो जिसका भी यूनिट निकालना चाहते हैं पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो और एक्सप्रेस इट इन सिंपलर टर्म. तो ये सिंपल टर्म ही है, इसके तो याद ही है ऑलरेडी. नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, तो इसका फॉर्मूला यूज करो और इसको सिंपल में कन्वर्ट करो. F = ma लिखो, मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखो, फिर वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम लिखो. तो फंडामेंटल में सारे कन्वर्ट हो जाएंगे. ये तो लेंथ है ही यार, और ये तो मास है kg. इस तरह से निकल जाएंगे. चलो इसको भी जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. एक और हम लोग ट्राई करें. अब इसको लिख लिया, तो अब जरा हम लोग सरफेस टेंशन का देखें भाई. चलो सरफेस टेंशन का निकालो. सरफेस टेंशन हम लोग का चैप्टर 10 में आएगा. चैप्टर 10 में है, लेकिन सरफेस टेंशन से रिलेटेड ये 2 फॉर्मूला मैंने दे दिया. अब इसके बेसिस पे निकालो. ये आएगा चैप्टर 10 में. फ्लूइड्स, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स पढ़ना है, उसमें ये आएगा सरफेस टेंशन. तो चलो अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, तो इसके बेसिस पे तो निकाल सकते हो. निकाल लो भाई, जल्दी से ट्राई करो एक बार.
चलो कर लिए होगे, ट्राई कर लिया। अब चलो देखा जाए इसको। देखो सरफेस टेंशन होता है तो सरफेस टेंशन का हम लोग फोर्स अपॉन लेंथ देख ही रहे हैं, फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ से देख रहे हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट भी चाहे तो फोर्स का हमें पता होता है, इसलिए डायरेक्ट एसआई में बोल सकते हैं क्या भाई, तो न्यूटन पर मीटर। और सीजीएस में क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सीजीएस में बताओ, तो ये हो जाएगा फोर्स का तो होता है डाइन, तो डाइन पर सेंटीमीटर, यानी डाइन पर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। न्यूटन पर मीटर भी हो सकता है। अगर तुम इसको चाहो तो ज्यादा और ज्यादा तुम इसको बिल्कुल फंडामेंटल में लिखना चाहोगे तो फिर सरफेस टेंशन को क्या करेंगे हम लोग, सरफेस टेंशन को हम लोग लिखेंगे फोर्स यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय लेंथ। मास इंटू एक्सेलरेशन तो मास का हो जाएगा केजी, यहां से निकाल लेंगे एसआई में, तो केजी हो गया। और एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और लेंथ क्या है भाई, तो मीटर है, तो इस तरह से लिखेंगे, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, केजी पर सेकंड स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। क्योंकि फोर्स होता था मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो भाई केजी है, एसआई में लिखेंगे अगर तो मास तो भाई एसआई सिस्टम में, एसआई में हम लोग लिखेंगे तो मास तो भाई केजी है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय लेंथ मीटर है, इसलिए यहाँ मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और केजी पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा एसआई में। सिमिलरली सीजीएस में लिखोगे तो क्या करोगे, सीजीएस में चाहे तो तुम ऐसे लिखो या तो फिर फंडामेंटल में कन्वर्ट करो, मास इनटू एक्सेलरेशन है। इसको और अगर फंडामेंटल में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो भाई, क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन को लिखोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, ये लिखने पड़ेंगे। वेलोसिटी अपॉन टाइम और वेलोसिटी क्या है, लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम ये हो गया एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय लेंथ, तो यहाँ लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा और सरफेस टेंशन जो एक्सप्रेस्ड हो जाएगा वो सीधा हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। सरफेस टेंशन फंडामेंटल के टर्म में ये है, मास डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। अब इसका तुम एसआई में लिखना चाहो तो केजी पर सेकंड स्क्वायर लिखो, या फिर सीजीएस में लिखना चाहो तो ग्राम पर सेकंड स्क्वायर लिखो, इस तरह से लिख सकते हैं। सीजीएस हो या एसआई हो निकाल सकते हैं भाई सबका, सरफेस टेंशन हो, प्रेशर हो, पावर हो, किसी का निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक, लिख लो जल्दी से, लिखना चाहते हो तो फटाफट लिख लो भाई। किसका निकाला हम लोगों ने, तो निकाला है सरफेस टेंशन का। थोड़ा पॉज लगा लो और लिख लो, सरफेस टेंशन का ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है, हम लोगों ने इस फॉर्मूला को यूज किया भाई, वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी अपॉन एरिया। पहले इसको लिख लो भाई, हम लोगों ने फोर्स अपॉन लेंथ का यूज किया और ये मिल गया केजी पर सेकंड स्क्वायर और ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। अगर दूसरा फॉर्मूला, चलो ये लिख लिया, ये लिख लिए तो अब सेकंड फॉर्मूला यूज करें। सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला होता है क्या भाई, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये है दूसरा फॉर्मूला। फिर एनर्जी आ गया, तो एनर्जी तो ऐसा क्वांटिटी है जिसको तुम्हें डायरेक्ट याद होता है, ऐसा ही में एनर्जी का तो जूल होता है, तो जूल पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्या जूल पर मीटर स्क्वायर। या फिर अगर हम लोग इसको सीजीएस में लिखें तो बताओ भाई सीजीएस में क्या यूनिट होता है एनर्जी का, वो होता है अर्ग, तो अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया। डायरेक्ट अगर यहां से याद है तो, नहीं याद है तो क्या करोगे, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग और सिंपलर में लिखेंगे। एनर्जी होता है वर्क डन, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन ही स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में, इसलिए एनर्जी का अगर तुम्हें निकालना हो तो एनर्जी का तुम चाहो तो अलग से निकाल भी सकते हो भाई। एनर्जी का याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एनर्जी मीन्स वर्क, और वर्क मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये करने पड़ते हैं। तो फोर्स है भाई, तो वो तो है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है ही। इसलिए अगर यूनिट लिखोगे इसका, ऐसा यूनिट अगर लिखना चाहें तो ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, मास है केजी, तो केजी, और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ तो है भाई मीटर, तो क्या मिल जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एनर्जी का ऐसा यूनिट, ठीक है, एनर्जी का ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम चाहो इसको जूल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग जूल बोलते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज आल्सो नोन एज जूल। तो इसलिए ऐसा यूनिट में जूल पर मीटर स्क्वायर लिखो, या फिर अगर तुम फंडामेंटल में लिखना चाहते हो भाई तो एनर्जी है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और केजी पर सेकंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन।
सरफेस टेंशन का SI यूनिट हो जाएगा। बोलो ठीक है। हमने दूसरा फॉर्मूला यूज किया सरफेस टेंशन का। एक और फॉर्मूला, ये भी हमारा चैप्टर 10 में है। अभी जो फॉर्मूला बता रहे हैं उस फॉर्मूला पे मत जाना कि ये फॉर्मूला कैसे आया। फॉर्मूला तो जब आओगे, जब उस चैप्टर में तब पढ़ोगे तो वो मीनिंग क्लियर होगा, व्हाट इज सरफेस टेंशन। वो चैप्टर 10 की बात है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, बुक 2 में आएगा, बुक 2 का सेकंड चैप्टर है, वहां पे हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के लिए तो भाई एनर्जी पर यूनिट एरिया है तो उसको चाहे तो जूल पर मीटर स्क्वायर लिखो और या तो फिर अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो। अगर याद है तो, नहीं याद है तो उसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे। फंडामेंटल में याद है तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं तो एनर्जी मींस वर्क डन, एनर्जी मींस वर्क डन, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स है तो मास इनटू एक्सेलरेशन है, इनटू लेंथ है, और मास इनटू एक्सेलरेशन का रख दिया। एक्सेलरेशन का तो कम से कम याद है, वो रख देंगे। नहीं याद है तो इसको भी, एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि यूनिट वाइज सेम ही होता है, लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसलिए वो लास्ट वीडियो सीक्वेंस से करते हुए ही देखना चाहिए, तभी ज्यादा समझ में आएगा। और ये सब तो सिंपल टर्म है, समझते चलने हैं फटाफट। तो एनर्जी का हम लोगों ने याद है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर रख दिया। कुछ नहीं याद है तो जूल याद है डायरेक्ट, नहीं तो फंडामेंटल में आप लिखो और फंडामेंटल करते जाओ, काम हो जाएगा। इसलिए आंसर वही आना है, चाहे फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखें या एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये सेकंड मेथड हो गया, समझो फॉर्मूला नंबर 2 यूज कर लिया हमने। ये फॉर्मूला 2 है, सरफेस टेंशन का ये फॉर्मूला है। अब क्या होता है सरफेस टेंशन, ये तुम्हारा मतलब नहीं है। अभी स्कूल में भी आ जाता है, कई बार याद करने जैसा हो गया। अभी के लिए तो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। सरफेस टेंशन इज एनर्जी पर यूनिट एरिया और सिंपली फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसको लिखना हो तो आप लिख लो और हम लोग नेक्स्ट पे चले। कुछ आज प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ होमवर्क लिख दूंगा आपको, वो करके आपको रखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे भाई। चलो देखा जाए, नेक्स्ट मैं एक और करा रहा हूं, देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी आएगा चैप्टर 10 में। लेकिन क्या है ना कि स्कूल वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, स्कूल वाले पूछ सकते हैं, भले ही बाद में आएगा, लेकिन आपको लिखवा देंगे फॉर्मूला, वो बोलेंगे याद कर जाओ, ऐसे कर लो। चलो कोई बात नहीं है, आपको कुछ अभी के लिए तो कुछ याद कर लेने पड़ेंगे। वैसे ये सारे एक एक चैप्टर में आते जाएंगे और हम लोग समझते जाएंगे। अभी यूनिट कैलकुलेट करने की बात है, तो यूनिट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो बस देखना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा, सिंबल का नाम है एटा, इट रिप्रेजेंट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वाटर का अलग होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मिल्क का अलग होता है, हनी का अलग होता है। चलो जो भी होता है, कुछ होता है, उसके रिलेटेड फॉर्मूला अगर मिल जाए तो उसका यूनिट निकाल लेंगे। फॉर्मूला ये है कि विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, उसी टाइप से समझो। एक विस्कस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वैसे ये समझो विस्कस फोर्स है। किस टाइप का फोर्स है वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, वो जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी बस ये फोर्स है, चाहे विस्कस फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे 5 स्टार का अट्रैक्टिव फोर्स हो, या कोई और भी फोर्स हो, सब फोर्स तो फोर्स है। चलो फोर्स एटा, और ये वेलोसिटी डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। कुछ ना दिया जाए तो x को हमेशा लेंथ समझा जाता है। अगर x के बारे में कुछ ना दिया जाए तो ये क्या है भाई, लेंथ है। और चेंज इन लेंथ मींस न्यू लेंथ माइनस पहले वाला लेंथ, चेंज इन लेंथ यूनिट वाइज में चेंज इन लेंथ को क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे जो x का यूनिट है, क्योंकि लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट होता है, मीटर में मीटर ही सब्ट्रैक्ट होगा। ये थोड़ी है कि 5 मीटर में 2 सेकंड सब्ट्रैक्ट हो जाए या 5 मीटर में 2 केजी सब्ट्रैक्ट हो जाए, नहीं हो सकता, मीनिंगलेस। 5 मीटर में 2 मीटर ही सब्ट्रैक्ट होंगे, 5 मीटर में 2 सेंटीमीटर भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। और तब होंगे जब 5 मीटर को भी सेंटीमीटर बना दो, तब 2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि 5 मीटर माइनस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। जब भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन या कंपैरिजन जब भी होता है तो सेम यूनिट, सेम डायमेंशन, सेम नेचर वाले में होता है। अभी ये डायमेंशन नेचर छोड़ दो, सिर्फ सेम यूनिट होना चाहिए। इसलिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही इधर होना चाहिए, तब सब्ट्रैक्ट होंगे। कोई बात नहीं है, चेंज इन लेंथ का वही होगा जो लेंथ का होता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंगली अब हम लोग इसका निकाल सकते हैं। बताओ भाई कैसे निकालेंगे, तो जिसका निकालना है उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में करो। ये है फॉर्मूला, तो तुमको मालूम है भाई, क्वेश्चन में दे दिया हुआ है फॉर्मूला, बाद में दिया नहीं जाए क्योंकि आप ये फॉर्मूला पढ़ लोगे चैप्टर 10 में।
इसका निकालना है, फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, फोर्स इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो डेल्टा वी इंटू ए, यही है भाई। इसको रख लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको किया ऐसे, और ये डेल्टा वी और ए नीचे आ गया डिनोमिनेटर। चलो अब ये हो गया। अब यहां से हम लोग काम करें, अगर जानते हैं तो यहीं से हम लोग फटाफट काम कर लेंगे। देखो भाई जानते हैं एसआई, एसआई में अगर हम लोग निकालना चाहें तो बताओ भाई एसआई में फोर्स क्या होता है, न्यूटन। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन लेंथ, लेंथ क्या होता है, मीटर। ये है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी में वेलोसिटी चेंज होगा और वेलोसिटी ही मिलेगा। 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा, 5 मीटर पर सेकेंड में 2 मीटर नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, इसलिए ये चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। और ये है एरिया, एरिया क्या है भाई, तो मीटर स्क्वायर है। चलो ये हो गया, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड, सेकेंड तो ऊपर चला गया। ये मिल गया तुम्हें एसआई यूनिट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। सिमिलरली सीजीएस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस मेथड तो समझ रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक तुम तो नहीं करोगे कम से कम, इसलिए तो 10th पढ़ने के बाद ये सब करते हैं हम लोग, ये कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब देखो अगर सीजीएस में लिखना चाहते हो तो फोर्स को क्या लिखेंगे, डाइन। फोर्स को क्या लिखेंगे भाई, डाइन लिखा, और इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स मतलब सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हो गया, और एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा कितना भाई, तो डाइन, और ये सेंटीमीटर का पावर -2, और सेकेंड का भाई तो सेकेंड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से ये हो गया सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ध्यान रखना, लिखना चाहते हो फटाफट पॉज लगाओ और लिख लो, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला ये सब चैप्टर 10 में आएगा। चैप्टर 10 में एक और फॉर्मूला आएगा, ज्यादातर लोग पूछते हैं, ये सब पूछते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा रेडी रहेंगे एग्जाम के टाइम में। जो फर्स्ट टर्म आएंगे तुम्हारे एग्जाम, जो भी फर्स्ट एग्जाम आएगा स्कूल में, उसमें ये सब निकालने को दिया जा सकता है। और ऐसा ही एक और डायमेंशनल एनालिसिस है, उसको भी हम लोगों को समझने हैं। फिलहाल ये है कि इसको हम लोग लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट ये एक टर्म है, ग्रेडियंट। बहुत बार फिजिक्स में आएगा, 3-4 जगह आएगा पूरे 11th-12th में, 3-4 बार आएगा ग्रेडियंट, कुछ चीज का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता है जिस चीज का ग्रेडियंट निकालना हो उस चीज में चेंज डिवाइडेड बाई लेंथ। डेप्थ हो मतलब लेंथ, उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोले। जो वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट लेंथ बोलेंगे, वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट लेंथ। अगर हम लोग पोटेंशियल में चेंज पर यूनिट लेंथ बोले तो उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। अगर प्रेशर में चेंज पर यूनिट लेंथ तो उसको प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे। किसी चीज का रमेश में चेंज डिवाइडेड बाय लेंथ तो रमेश ग्रेडियंट हो जाएगा। 5 स्टार में चेंज डिवाइडेड बाय लेंथ तो 5 स्टार ग्रेडियंट हो जाएगा। रसगुल्ला में चेंज डिवाइडेड बाय लेंथ इज रसगुल्ला ग्रेडियंट। अभी क्या चाहिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलो भाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट का निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट सीधा हम लोग निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेलोसिटी में डिफरेंस। तो वेलोसिटी में डिफरेंस का वही यूनिट होता है, यूनिट वाइज हम लोग इक्वेट कर रहे हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट को वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ए लेंथ, बस। और क्या करना है, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। अगर एसआई में बोले तो क्या है भाई, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ग्रेडियंट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर, यही हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो गया और बचा क्या भाई, पर सेकेंड, सेकेंड का पावर -1। सिमिलरली अगर इसको हम लोग सीजीएस में लिखे तो एसआई में लिखा, सीजीएस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो सीजीएस में भी वैसे ही भाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय लेंथ मीन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड का पावर -1 मिल जाएगा। इस तरह से ये भी हमारा यही मिल गया। सीजीएस और एसआई दोनों में टाइम का तो सेकंड ही होता है और टाइम ही तो बच गया। वेलोसिटी में तो एक लेंथ था, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, टाइम ही तो बच रहा है बस। इसलिए
टाइम का पावर -1 दैट इज सेकंड का पावर -1। यही है वेलोसिटी ग्रेडियंट का SI यूनिट और CGS यूनिट, दोनों सेम हो गए, कोई बात नहीं, हो जाए। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, कभी भी किसी चीज का ग्रेडियंट पूछ दे तो डायरेक्ट उस चीज में डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। उस चीज का डिफरेंस, जब डिफरेंस की बात करोगे भाई तो तुम्हें तो पता ही है कि वेलोसिटी में वेलोसिटी ही चेंज होता है। v2 माइनस v1 अगर निकालेंगे तो वो वही आएगा जो वेलोसिटी का होना है। ये तो फंडामेंटल फैक्ट है नेचर का कि हम लोग 5 मीटर पर सेकंड में से 2 मीटर पर सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा क्या, तो 3 मीटर पर सेकंड मिलेगा। 3 मीटर नहीं मिल जाएगा। ये यूनिट जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जरूर वही होना चाहिए जो ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट लिखवाया भी था, फिर से बोल दे रहा हूं, लास्ट क्लास में लिखवाया भी था। क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट, सेम डायमेंशन, सेम नेचर कैन ओनली बी कंबाइंड, यानी प्लस माइनस, और कंपेयर्ड। ये ग्रेटर देन देखना, लेस देन देखना, इक्वल टू देखना, ये तभी होगा जब इधर का क्वांटिटी इधर के क्वांटिटी का क्या क्या सेम हो। क्या क्या सेम हो? सेम यूनिट, सेम डायमेंशन जो नेक्स्ट क्लास में आएगा, एंड सेम नेचर, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तीन चीज सेम होना चाहिए, ये तीन चीज सेम यूनिट, सेम डायमेंशन, सेम नेचर, देन ओनली वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर टू क्वांटिटी। इंसान को इंसान से कंपेयर कर सकते हैं, कॉन्ग्रेटर को स्मॉलर, बेंच को बेंच से कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ से कर सकते हैं, और लेंथ को टाइम से नहीं कर सकते। मीन्स 2 मीटर बड़ा या 2 सेकंड बड़ा, तो मीनिंगलेस कंपैरिजन। 2 मीटर है 2 सेकंड है, कोई मतलब ही नहीं है बड़ा छोटा होने का इसमें, क्योंकि दोनों क्वांटिटी अलग है। 2 मीटर लेंथ है, 2 सेकंड यहाँ पे टाइम है, नो कंपैरिजन। समझ गए? कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए सेम यूनिट, सेम डायमेंशन एंड सेम नेचर। सेम नेचर वाला भी बात बताएंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा उतना, इसलिए अभी नहीं डिस्कस कर रहे इस बात पे। डायमेंशन के टाइम में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो समझो सेम यूनिट तो होना चाहिए। जब यूनिट ही सेम नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं हो सकता। और इसलिए हम लोग जब भी वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालेंगे या कोई भी ग्रेडियंट निकालेंगे तो ग्रेडियंट में ये चेंज आएगा तो वेलोसिटी ही रह जाएगा और अपॉन लेंथ। अगर मान लो तुम्हें अब स्ट्रेस पूछा जाए, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है भाई? तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो स्ट्रेस तो भाई फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो इसका तो निकाल लोगे इजीली। क्या फोर्स का लिखेंगे, एरिया का लिखेंगे। फोर्स ऐसे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा ही लिखेंगे। और नहीं अगर याद है तो कोई बात नहीं, फंडामेंटल में लिखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला तो है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया तो भाई एरिया ही है। अब इसको और सिंपल करोगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसा लिखोगे इसको, एक्सेलरेशन को, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया का मतलब है लेंथ स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। फाइनली जब इसको पूरे तरह से फंडामेंटल लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी मींस लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी मींस लेंथ अपॉन टाइम, और एक और टाइम है तो टाइम स्क्वायर हो गया। और ये जो लेंथ स्क्वायर है ये भी यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, लेंथ स्क्वायर। ये इस तरह से आ गया भाई। अब इसके आगे जब हम लोग इसका काम करेंगे तो अब बताओ कि ये क्या क्या मिल गया। एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल भी हो गया, यानी कि मास इंटू लेंथ का पावर -1 और टाइम का पावर -2। ये मिल गया तुम्हें इसका स्ट्रेस। स्ट्रेस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू प्योर फंडामेंटल। प्योर फंडामेंटल में जब कन्वर्ट हो गया तो अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तो कैलकुलेट कर दो। चलो भाई कैलकुलेट कर दो। तो अब क्या मिल जाएगा? ये केजी मीटर का पावर -1 पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। और अगर डायरेक्ट लिखते तो यहाँ पे क्या लिखते भाई? तो लिखते न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायरेक्टली यही लिखते, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देते। और वैसे तुम जानते हो भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो लिखा तुमने एसआई में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करके समझ भी सकते हैं। न्यूटन बोलते हैं किसको है भाई? तो न्यूटन बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं। और पर मीटर स्क्वायर कर रहे हो तो क्या मिल रहा है तुम्हें? न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर कर रहे हैं। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केजी पर मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, ये मिल जाएगा। बोलो ठीक है।
और वही चीज यहाँ पे भी मिल रहा है हमें, kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से मिल जाएगा। अगर तुम सीजीएस में लिखना चाहते हो भाई, फोर्स अपॉन एरिया, सीजीएस में लिखना चाहते हो तो फोर्स तो होता है डाइन और एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब नीक नेम अवेलेबल हो ना तो इतना ज्यादा फंडामेंटल में जाने की जरूरत नहीं है, नीक नेम में ही काम चलाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, इस तरह से काम बन जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? चलो एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, इसको नोट करना हो नोट कर लो भाई। स्ट्रेस का देख लिया, स्ट्रेस का नोट कर लो, स्ट्रेस हम लोगों ने निकाला, स्ट्रेस का सीजीएस और एसआई, ये सीजीएस में था, इधर ये एसआई में था, नोट कर लो फटाफट। स्ट्रेस के बाद एक और है स्ट्रेन, स्ट्रेन देख लिया जाए। चलो देखो भाई, स्ट्रेन, स्ट्रेन किसको बोलते हैं? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो जिस चीज का चेंज इन लेंथ, तो लेंथ ही होता है भाई, लेंथ है अपॉन लेंथ है, तो क्या हो जाएगा भाई, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, इट मींस क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। स्ट्रेन इज यूनिटलेस, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर मीटर डालोगे एसआई के हिसाब से तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर डालोगे तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएगा, सो यूनिटलेस। तो स्ट्रेन हो गया यूनिटलेस, लिखने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें तो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा होता है इलास्टिसिटी कांस्टेंट, ये भी पूछा जाता है, ये चैप्टर 9 में है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट। तो भाई देखो, इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। इलास्टिसिटी कांस्टेंट ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। तो बताओ अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? तो तुम्हें पता है स्ट्रेन इज यूनिटलेस और स्ट्रेस क्या है भाई, तो फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया करेंगे स्ट्रेस का, और ये तो यूनिटलेस है, इसका तो ये यूनिट होता नहीं है, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होगा नहीं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ चाहो तो लिख सकते हो। सो इलास्टिसिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स जो जानते हैं, एरिया जो पहचानते हैं, और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसे। अब बताओ इलास्टिसिटी कांस्टेंट आ तो गया ये, अब यहाँ के बेसिस पे हम लोग सीजीएस और एसआई में लिखना चाहेंगे। बताओ भाई एसआई में सबसे पहले क्या होगा, अगर एसआई की बात करें तो क्या होगा? तो एसआई में बताओ फोर्स क्या हो जाएगा भाई, फोर्स है न्यूटन, और ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। बाकी लेंथ मीटर मीटर कैंसिल ही हो गया, इसलिए इलास्टिसिटी कांस्टेंट का वही होता है जो स्ट्रेस का होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से सीजीएस में भी लिखोगे तो स्ट्रेस वाला ही लिखने पड़ेंगे, दैट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सिंपल है, क्योंकि स्ट्रेन यूनिटलेस है इसलिए इलास्टिसिटी कांस्टेंट का वही हो जाएगा जो स्ट्रेस का होगा, निकल जाएगा। एक और आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, लिखो फाइंड, इसको नोट करके पॉज लगा के नोट कर सकते हो, फाइंड एसआई यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। फटाफट क्वेश्चन लिखो, फाइंड एसआई यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइंड एसआई यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। चलो इसको निकालना है। प्लैंक्स कांस्टेंट आप सोचेंगे अच्छा ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ा है तो कम से कम फॉर्मूला बस जान लें और उसके हिसाब से काम कर लें। अभी के लिए तो भाई जानना पड़ेगा, आगे तो इसको 12th में पढ़ने हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, थोड़ा सा 11th में भी आएगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत। तो अभी इसको हम लोग फटाफट देख लिया जाए भाई। बोलो प्लैंक्स कांस्टेंट का, तो इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, दो फॉर्मूला जो आपको कॉमन है वो आप कर सकते हो। देखो भाई, एक तो है एनर्जी इजिकल टू एच इंटू न्यू, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एक ये है फॉर्मूला, ठीक है। एक और फॉर्मूला है मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन वेवलेंथ।
एक ये फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, दोनों में से किसी से भी तुम आगे बढ़ सकते हो। ये P है मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू P, पता ही है ना सबको, मास वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी होता है। और वेवलेंथ, वेवलेंथ तो वेव का लेंथ है भाई। वेवलेंथ क्या है? वेव का लेंथ है, पढ़ा होगा वेव, क्रेस्ट से ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। चाहे वेव का लेंथ हो, चाहे पेन का लेंथ हो, चाहे 5 स्टार का लेंथ हो, लेंथ तो लेंथ ही है, मीटर में होगा, सीजीएस में सेंटीमीटर में होगा। इसलिए यानी कि वेवलेंथ लेकर के डर जाना, अच्छा वेव आ गया, वेव आ गया तो उससे डरने की जरूरत नहीं भाई, वेवलेंथ है या किसी चीज का लेंथ है, लेंथ ही तो है, और क्या है। अब दोनों में से किसी का हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे निकल जाएगा। बताओ भाई, निकाल लिया जाए, कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले? एनर्जी का यूज कर ले। एनर्जी का तो जूल पता ही होता है तुम्हें, ऐसा ही। तो यहाँ से जिसका निकालना होता है फॉर्मूला क्या है, स्टेप्स क्या है, जिसका निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड पे उसको एक्सप्रेस कर लो, नॉन क्वांटिटी में या फंडामेंटल में। यही है स्टेप। तो इसलिए H को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एनर्जी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। अब बताओ जरा, ये तो तुमने देख लिया, इसका फ्रीक्वेंसी का क्या करें? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड मीन्स 1 अपॉन टाइम, दैट इज 1 अपॉन सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का तो यूनिट हो जाएगा सेकंड का पावर -1। बोलो ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एनर्जी जूल है और ये सेकंड -1 है, इट मीन्स जूल सेकंड। प्लैंक्स कांस्टेंट का SI यूनिट जूल सेकंड है। SI में अगर देखें तो जूल सेकंड है, जूल और फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड है, जो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड, तो जूल सेकंड हो जाएगा। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का। फिर अगर हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट का CGS में लिखना चाहें तो क्या होगा, एनर्जी बन जाएगा अर्ग, और ये वाला तो भाई पर सेकंड है ही, इसलिए अर्ग सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखने हैं। सो प्लैंक्स कांस्टेंट का इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी लिख लो, जा फटाफट लिख लो, पॉज लगाओ, लिखते जाओ भाई, रजिस्टर में बिल्कुल एंट्री करते जाओ साथ साथ। ये नहीं कि बाद में कभी लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है, साथ साथ ही चलता है सारा काम, ताकि जब भी बाद में एग्जाम टाइम आए रिवीजन कर सको। आपको क्लास नोट तो बनाने ही चाहिए, साथ में शॉर्ट नोट भी बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट बनाओगे, क्लास नोट मान लो किसी चैप्टर में 20 पेज लग गए, 50 पेज लग गए, उसको 2 पेज में करो, 1 पेज में करो। मेन पॉइंट, मेन फॉर्मूला, मेन डेफिनेशन, दैट्स इट। इतना रखोगे तो तुम क्या करोगे, तुम्हें जब रिवाइज करना होगा एग्जाम टाइम में, तो फिर तुम्हें एक चैप्टर में 3 घंटे नहीं लगेंगे, सिर्फ लगेंगे 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, दैट्स। तो इतना ही होगा, वो फायदा है। इसलिए क्लास नोट बनाओ और फिर सोच करके क्या क्या इंपॉर्टेंट थे वो लिख डालो, और खुद से डालो, खुद से करो, खुद से शॉर्ट नोट बनाओ, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। किसी का बनाया हुआ शॉर्ट नोट उतना काम नहीं आता है, चाहे तो तुम खुद बनाओ, वो सबसे ज्यादा काम आएगा, 100% काम आएगा, या तो फिर जिस टीचर से पढ़े हो उसके बनाए हुए शॉर्ट नोट वो काम आएगा, तो वो 90% काम आएगा, और किसी और के तो वो 50-60% ही काम आएंगे। जितना बनाओगे खुद से उतना ही बेटर है तुम्हारे लिए। वैसे तो मैं बना के दूंगा हर चैप्टर के लिए। फिलहाल ये है कि हम लोगों ने प्लैंक्स कांस्टेंट का निकाल लिया। अब एक और बता देता हूं, फिर कुछ होमवर्क दे देंगे। चलो एक और हम लोग कर लेते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये भी आएगा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में, पढ़ना। लिखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, फाइंड SI यूनिट, फाइंड SI यूनिट फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। R से रिप्रेजेंट करते हैं, R इसको बोलते हैं, लिख लो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसके लिए फॉर्मूला, वेल नोन फॉर्मूला है PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। ये देखते हैं P क्या है, सब टर्म तो जानने पड़ेंगे तुम्हें। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है मोल्स, 2 मोल 4 मोल 10 मोल क्या है, और यही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसी का तो निकालना है। और T क्या है भाई, तो T है टेम्परेचर। अब
अब ये जब जान गए तो हम लोग निकाल सकते हैं। बताओ भाई क्या स्टेप्स हैं, कैसे निकालोगे? जिसको निकालना है, किसको निकालना है? ये आर को निकालना है तो आर को करो लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाकी को क्या करेंगे तो पी वी अपॉन क्या हो जाएगा, एन टी हो जाएगा। बोलो ठीक है यहाँ तक? R इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। P है प्रेशर, नहीं जानते अगर तो साइड में निकाल कर रख लेंगे और बाद में पुट कर देंगे। बताओ भाई प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स है न्यूटन, एरिया है मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का तो ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का तो भाई सबको जानते हैं, टेम्परेचर तो केल्विन होता है, वो तो फंडामेंटल ही है, उसका तो याद ही रखने होते हैं। वॉल्यूम में क्या होता है भाई, तो वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। कैसे? वॉल्यूम में हमेशा 3 लेंथ मल्टीप्लाई होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, अगर मान लो मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, कुछ वैल्यू आएगा, और मीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई हुआ। अगर मान लो क्यूब का लेंगे वॉल्यूम तो वो क्या होगा भाई, तो A क्यूब होता है इसका वॉल्यूम, यानी 3 टाइम्स ये भी मल्टीप्लाई होगा लेंथ। अगर हम लोग मान लो सिलेंडर का लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, तो इसमें भी देख रहे हो 2 लेंथ और 1 लेंथ, 3 लेंथ मल्टीप्लाई होंगे, होना ही है। एनी वॉल्यूम ऑफ व्हाटएवर शेप 3 लेंथ मस्ट बी मल्टीप्लाइड, इट मींस लेंथ 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 दैट इज मीटर क्यूब, वो नहीं है। चलो वॉल्यूम का हो गया, टेम्परेचर का पता ही है, एन नंबर ऑफ मोल, ये भी तो भाई फंडामेंटल है, मोल्स तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसलिए आर का अगर हम लोग यूनिट लिखेंगे तो इसमें सीजीएस की बात मत करना, इसमें सिर्फ एसआई की बात होगी। क्यों? अभी बता देता हूँ, पहले बता दो भाई ऐसा यूनिट होगा क्या, प्रेशर। प्रेशर तो है भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये रख दिया। चलो एक का काम हो गया, वॉल्यूम मीटर क्यूब, ये भी हो गया। मोल ये हो गया यूनिट, टेम्परेचर केल्विन हो गया। अब ये मिलके बना क्या, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, तो न्यूटन मीटर बन गया। क्यों? क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्यूब है, तो ये मीटर क्यूब से ये कैंसिल होगा और एक m बच जाएगा बस। ठीक है, ये तो मीटर क्यूब है और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये है मीटर क्यूब, ये है न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय ये है मोल और ये है टी केल्विन। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो जाएगा और न्यूटन मीटर बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा भाई, तो मोल और केल्विन। फाइनली क्या आ गया, न्यूटन मीटर मोल पावर -1 केल्विन पावर -1, ये हो गया एसआई यूनिट। सीजीएस क्यों नहीं लिखेंगे, तो सीजीएस इसलिए नहीं लिखेंगे मेरे भाई, इसलिए कि तुम लोग प्रेशर को एसआई सीजीएस दोनों में लिख सकते हो, वॉल्यूम को एसआई सीजीएस दोनों में लिख सकते हो, मोल को नहीं लिख पाओगे, टेम्परेचर को नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये तो भाई सीजीएस में था ही नहीं, ये तो एसआई में आया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और टेम्परेचर का केल्विन, इसलिए वो तो एसआई में ही आया, तो एसआई में ही लिख सकते हैं यूनिट, सीजीएस में कंप्लीट होगा ही नहीं। तो सीजीएस सिस्टम तो भाई स्टार्टिंग में आया था जब मास, लेंथ और टाइम यही 3 फंडामेंटल थे, उस टाइम में सीजीएस था। जब से एसआई आया, सारे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को कवर किया, तब जाके 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट मिले। क्लियर है यहाँ तक? चलो ये आ गया, तो इसलिए इसमें सिर्फ एसआई यूनिट निकालेंगे। ये हो गया पीवी इक्वल टू एनआरटी से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकाल लिया। एक और निकालेंगे, इसको नोट कर लो फटाफट पहले। फिर निकालेंगे भाई, इसको नोट कर लिया। अब जरा देखेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अगर सुना हो तो MVR सुना होगा, MVR एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है MVR, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे या पढ़े होगे। M है मास, V है वेलोसिटी या स्पीड, और R है रेडियस। ठीक है, अब निकालो जल्दी से इसको, 1 मिनट पॉज करके निकाल लो फटाफट। तो क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का भाई, निकाल लिए होगे, निकाल लिए। अब चलो देखते हैं, इसका एसआई में लिखेंगे, एसआई ही मेन है, एसआई में लिखे। मास का हो गया केजी, स्पीड का, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और
ये तो भाई रेडियस है, रेडियस क्या है, मीटर है, तो क्या मिल जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया तुम्हारा SI। इसका तो तुम सीजीएस भी लिख सकते हो, इसका सीजीएस में भी लिखा जा सकता है, वैसे कोई पूछता नहीं है, सीजीएस में भी लिख सकते हैं। सीजीएस में क्या लिखेंगे, ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। चलो एक और टर्म है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी को देखो, एंगल का पहले एंगल का समझ लो। एंगल एक स्पेशल क्वांटिटी है, एंगल एक स्पेशल क्वांटिटी है। एंगल क्या होता है भाई, तो दिस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ किसमें, मीटर में, रेडियस किसमें, मीटर में। कैंसिल हो जाना चाहिए, यूनिटलेस बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। इसका अलग से हम लोगों ने रेडियन बनाया हुआ है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए एंगल तो भाई रेडियन में है। ठीक है, एंगल तो रेडियन में होता है। अब एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए V/R फॉर्मूला है इसका। देखो, एंगल स्पेशल एक क्वांटिटी है जो कि लेंथ का रेशियो होने के बाद भी यूनिटलेस नहीं होता। स्ट्रेन था ना, अभी स्ट्रेन होता था चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, दैट इज लेंथ रेशियो मीटर कैंसिल होके यूनिटलेस बन गया। लेकिन एंगल स्पेशल क्वांटिटी है जिसका कि लेंथ रेशियो होने के बाद भी कैंसिल नहीं होगा ये, और ये क्या बनेगा, रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी V/R होता है। V क्या है, मीटर पर सेकेंड, और R क्या है, मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। अगर हम लोग इस फॉर्मूला से यूज करें तो ये पर सेकेंड। लेकिन एंगुलर स्पीड का एक और, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड का एक और फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से तो पर सेकेंड ही रहेगा, और एक और फॉर्मूला होता है, ये भी जरा ध्यान देना, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो जब एंगल वाइज कितना एंगल चला एक सेकंड में, एंगुलर वेलोसिटी इसको भी बोलते हैं। तो भाई जब एंगुलर वेलोसिटी आए तो दोनों अलग अलग निकाल देना। अगर एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट निकालना हो तो तुम दो तरह से लिख सकते हो, पर सेकंड भी लिख सकते हो और इधर से भी लिख सकते हो। फॉर्मूला रेफरेंस दे देना कि इस फॉर्मूला को यूज किया तो ये आया, और एंगुलर वेलोसिटी का ऐसे यूज करें तो ये तो भाई थीटा है और ये टाइम है। थीटा तो होता है रेडियन में और टाइम होता है सेकंड में, इसलिए क्या बनता है ये, रेडियन पर सेकंड। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी अगर मोशन में है कोई बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रेडियन पर सेकंड इज SI यूनिट। और एंगुलर वेलोसिटी का पर सेकंड भी लिख सकते हैं जब कॉन्टेक्स्ट हमारा एंगल वाइज ना हो, ऐसे है तो हम लोग इस फॉर्मूला से पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ये एंगुलर वेलोसिटी, ये रोटेशनल मोशन जब भी होगा तो एंगुलर वेलोसिटी का SI यूनिट जो होगा वो रेडियन पर सेकंड SI ही होगा, सीजीएस तो होगा भी नहीं, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, रेडियन पर सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक होता है, ये भी लिख लो, ये लास्ट होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ध्यान से समझना, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी, टाइम टेकन का मतलब है सेकंड, टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी तो होता है भाई रेडियन पर सेकंड, अभी देखा, और टाइम तो टाइम ही है, तो क्या मिल जाएगा ये, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये तो मिल जाएगा भाई, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, तो ये भी हो सकता है। देखो कुछ हम लोगों ने क्वांटिटीज का आज हम लोगों ने SI यूनिट या सीजीएस जिसमें पॉसिबल था सीजीएस यूनिट निकाल करके देखा। अब आपको क्या करना है, इन सबको चाहो तो एक बार और रिवीजन कर लेना, और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं वो आपको करके आने हैं। जहां कंफ्यूजन हो एक बार और देख लेना, नोट कर लेना और रिवाइज करके तब इन होमवर्क पे आओगे। एक और क्वेश्चन करा देता हूं तेरा,
ताकि होमवर्क में तुम थोड़ा कम फंसो। चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, इलेक्ट्रिकल बेस्ड। मैकेनिकल तो करा ही दिया, इलेक्ट्रिकल बेस्ड। चलो भाई देखो, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। कई लोग डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई वी से रिप्रेजेंट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एक ही बात होगा भाई, यूनिट वाइज तो एक ही होगा। पोटेंशियल में डिफरेंस, वी से पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होता है वर्क डिवाइडेड बाई मास। वर्क डिवाइडेड बाई मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डिवाइडेड बाई मास। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बताओ, जूल और पर केजी हो जाएगा ना SI में, जूल पर केजी। और सीजीएस में क्या हो जाएगा, अर्ग पर ग्राम। बोलो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला आपको अभी के लिए याद रखने हैं, चैप्टर 8 में आएगा तो आप समझ पाएंगे। इसी का एक और भाई होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का ही भाई होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या होता है भाई, तो इसको भी डेल्टा वी से ही रिप्रेजेंट करें या वी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी होता है वर्क डिवाइडेड बाई मास के बदले में अब होगा चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। तो अब बताओ इसका क्या हो जाएगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज है, तो हम लोग अब लिखेंगे वर्क का तो होता है जूल, बट चार्ज का क्या होता है। अब चार्ज का नहीं पता है तो साइड में क्या करेंगे, लिखेंगे भाई चार्ज का क्या होता है भाई। तो यहाँ पे देखोगे कम से कम तुम्हें ये पता है, 10th पढ़ा है भाई, करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, यानी चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। ये तो पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, पढ़ा है ना, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, और करंट का यूनिट होता था एम्पियर और टाइम तो सेकंड था, तो एम्पियर सेकंड हो जाएगा ना। चार्ज का SI यूनिट इज एम्पियर सेकंड, इसलिए एम्पियर सेकंड हम लोग लिख सकते हैं, तो जूल पर एम्पियर सेकंड। I इंटू टू, तो जूल पर एम्पियर सेकंड। और इसको हम लोग अगर कुलम्ब अगर हम लोग बोलते हैं, अगर कुलम्ब वाला सिस्टम रहता तो सीधा जूल पर कुलम्ब बोल सकते थे, जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, लेकिन कुलम्ब हमारा SI यूनिट नहीं है, SI में एम्पियर सेकंड बनेगा, इसलिए ये बन जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस तो वर्क डिवाइडेड बाई मास, यही काम करने हैं। चलो एक और निकाल लो भाई, चलो एक और निकाल लो, रेसिस्टेंस, इससे रिलेटेड है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, SI यूनिट। रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, जो V इक्वल टू IR समझते हो, इसी से रेसिस्टेंस बोलेंगे, तो V डिवाइडेड बाई I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, क्योंकि रेजिस्टेंस कहां था, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और डिवाइडेड बाई करंट, तो करंट तो यहाँ पे स्टैंडर्ड होता ही है, तो करंट ही है, ये लिखा। ठीक है, ये वाला तो मैंने अलग लिख लिया, ये तो फॉर्मूला है जिसका यूज किया। और ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट, और वर्क डन हो गया जूल में, और डिवाइडेड बाई चार्ज हो गया एम्पियर इनटू टाइम सेकंड हो गया, और एक और करंट है तो एक और एम्पियर आ गया। इट मींस जूल, एम्पियर का पावर -2 एंड सेकंड का पावर -1, ये मिल जाएगा SI यूनिट किसका, रेसिस्टेंस का। अगर जूल नहीं लिखना चाहते हो तो जूल के बदले में लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जूल किसका निकनेम है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का है। जूल क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक और डिस्प्लेसमेंट, तो ये मिल गया भाई, क्योंकि एनर्जी है वर्क डन, एनर्जी क्या है भाई, वर्क डन, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये है लेंथ मीटर, तो इसलिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है जूल। अगर तुम और फंडामेंटल में लिखना चाहते हो तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे ये रख देना और फिर सॉल्व कर देना, मिल जाएगा। सो अभी हम लोगों ने क्या देखा भाई, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उस हिसाब से निकाल देंगे। ये याद रखना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस आए तो वर्क डन पर यूनिट मास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आए तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और रेजिस्टेंस अगर आ जाए तो क्या करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, पोटेंशियल डिफरेंस रखो करंट रखो, मिल जाएगा। सिंपल है कैलकुलेशन। जहां कंफ्यूजन हो फिर से देखो, और अब नोट करके होमवर्क को अब नोट करना है। होमवर्क देखो क्या क्या मैंने दिया है तुम्हें। कुछ इसमें से तुमने कर लिया तो इजीली कर सकते हो, और कुछ तुम्हें अलग से करना है। देख लो, फाइंड SI एंड CGS यूनिट ऑफ पावर हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बता दिया, सरफेस टेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये भी बता दिया था, टॉर्क, स्ट्रेस, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। चलो ये फटाफट लिख लो, तुम नोट कर लो भाई, पॉज लगा करके ये करके आने हैं। चलो ये लिख लिया, तो अब एक और होमवर्क दे रहा हूं। 12 तो ये हो गए, और एक और होमवर्क दे रहा हूं। अब फाइंड SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी लिखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस जो अभी कराई दिया है, करंट का, चार्ज का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, लेटेंट हीट एनर्जी पर यूनिट मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर कर सकते हो, हीट कैपेसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग निकालने हैं। तो फिर इसको पॉज लगा करके एक और होमवर्क लिखो भाई, ये भी है होमवर्क। एक उधर था 12 क्वेश्चन, और एक ये लिखा तुमने, लिख लो फटाफट, 6 तक लिख लिया, और फिर इसके नीचे वाला भी लिख लो 6 से, ये लिख लिया। ये सब कर लेने हैं कल के क्लास से पहले, नेक्स्ट वीडियो से पहले करने हैं, क्योंकि इसका यूज होगा नेक्स्ट वीडियो में। डायमेंशन एनालिसिस शुरू करेंगे तो ये करने हैं और ये करने हैं। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ना भी हो आपसे, बट आपको ट्राई करने हैं। एक ये है, ये कर लेने हैं, इतना काम करके आने हैं, फिर डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। ये होमवर्क है, 1 घंटा या 1.5 घंटे लगेंगे। रिवाइज कर लेना पहले वीडियो, और फिर इसको सॉल्व करना। 90% तुमसे हो जाने चाहिए, 80-90% हो जाने चाहिए, ठीक है।